हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि जब दो ऑल्टरनेटर्स को पैरेलल में जोड़ा जाता है तब एक्साइटेशन और स्टीम इनपुट चेंज करने से किस तरह से उनकी रियल पावर्स पे इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से रिएक्टिव पावर्स चेंज होती हैं और किस तरह से पावर फैक्टर एंड आर्मेचर करंट अफेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कवर की लास्ट वीडियो के अंदर और मैंने दो कंडीशन कवर कराई थी, नो लोड कंडीशन और लोडेड कंडीशन। याद रखने वाली क्या बात थी लास्ट वीडियो में कि जब कभी एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो रिएक्टिव पावर का फ्लो होता है। जिसकी एक्साइटेशन ज्यादा उसकी रिएक्टिव पावर बढ़ जाती है, जिसकी एक्साइटेशन कम उसकी रिएक्टिव पावर कम हो जाती है। और जब कभी स्टीम इनपुट चेंज करते हैं तो रियल पावर का फ्लो होता है, तो जिसका स्टीम इनपुट ज्यादा उसकी रियल पावर बढ़ जाती है और जिसका स्टीम इनपुट कम उसकी रियल पावर कम हो जाती है। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं ऑल्टरनेटर पैरेलल टू इनफाइनाइट बस बार। ठीक है, ऑल्टरनेटर इस बार किससे जोड़ा जा रहा है, कि इनफाइनाइट बस बार से, ना कि दो ऑल्टरनेटर पैरेलल में। अब इनफाइनाइट बस बार के बारे में मैं पहले भी थोड़ा बहुत बता चुका हूं कि इनफाइनाइट बस बार क्या होती है। सिंपली एक बस या एक नोड कह सकते हो जिसपे की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहते हैं। तो इसमें लिखना, इनफाइनाइट बस is a bus or a node in a power system where the voltage magnitude and frequency remain constant and they do not change if some amount of power is supplied to the bus or drawn from the bus। ऐसे सोचो, इनफाइनाइट बस का मतलब है जिससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर कनेक्टेड है। तो उस पे एक जनरेटर लगा देने से या एक मोटर लगा देने से, यानी उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पावर देने से या उससे कुछ अमाउंट ऑफ पावर लेने से उसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट बस। ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा कॉन्सेप्ट आप समझ पाते हो पावर सिस्टम में, जहां पहले इन द फर्स्ट प्लेस बसेस का मतलब समझ आना चाहिए। अगला एक पॉइंट और लिखो, infinite bus can be modeled as a voltage source with zero internal impedance and infinite inertia। infinite inertia इसका मतलब ये हुआ, अगर कभी ऐसा एक बस दिखा दिया जाए तो इट इज इक्विवेलेंट टू नथिंग बट अ सिंक्रोनस जनरेटर जिसका कोई इंपिडेंस ना हो। इंपिडेंस इसलिए ना हो कि इसका जो ई है वही इसका वी हो जाए, बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो। अब तुम इससे कितना भी करंट लेते रहो या इसको कितना भी करंट देते रहो, इसका वोल्टेज नहीं बदलेगा। तो एक तरह से एक आइडियल वोल्टेज सोर्स। और इनफाइनाइट इनर्शिया इसलिए बोला है कि कितना भी लोड लगा देने से इसकी स्पीड या फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट बस को एक जनरेटर मान रहे हो तो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है, और अभी हम आगे चल के ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी लोड बढ़ने के साथ कम होती है। तो अगर इनर्शिया इनफाइनाइट है तो तुम कितना भी लोड लगा लो, ना तो ये एक्सेलरेट कर सकता ना ही ये डेसेलरेट कर सकता। अगर एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन नहीं आएगा तो इसकी स्पीड रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट तो माने इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो ऐसे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो एक पॉइंट चाहे तो इसके नीचे लिख लेना, इनफाइनाइट इनर्शिया इंप्लाइज that rotor of the alternator neither accelerates nor decelerates under any circumstances, so the speed remains constant and hence the frequency is also constant। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए इनफाइनाइट बस बार के बारे में। अब अगेन इसको स्टडी करने के लिए दो कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं।
पहला हम देख रहे हैं नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन। अब हमारा सिस्टम कैसा है देखो, कि एक ऑल्टरनेटर है और एक ये हमारी रिएक्टेंस है, और ये कनेक्टेड है एक इनफाइनाइट बस बार से। इसका वोल्टेज है यहां पे V। अब इस केस में देखो, IA फ्लो करेगा जनरेटर से बस की ओर, क्योंकि जनरेटर शुड डिलीवर पावर। ठीक है, तो रियल पावर कितनी होती है? हमने इस सर्किट के लिए रियल पावर डिराइव की थी EV/XS साइन डेल्टा। ये जो रियल पावर जा रही है, और जो रिएक्टिव पावर जा रही है वो कितनी होती है? V/XS E cos डेल्टा माइनस V। ये होता है। अब नो लोड का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा लोड कनेक्टेड नहीं है विच विल ड्रॉ अ रियल पावर। तो नो लोड का मतलब क्या हुआ? नो लोड का मतलब ये हुआ रियल पावर इज 0। अब रियल पावर तो भाई साइन डेल्टा के प्रोपोर्शनल है, तो रियल पावर 0 माने डेल्टा मस्ट बी 0, जिसका मतलब रिएक्टिव पावर हो गई V/XS cos डेल्टा 1, तो E माइनस V। cos डेल्टा अगर 1 हो गया तो ये हो गया E माइनस V। अब जनरेटर में हम 3 केसेस जानते हैं। केस 1, फर्स्ट केस अंडर एक्साइटेड मशीन। अंडर एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ कि E cos डेल्टा इज लेस देन V, या E इज लेस देन V, क्योंकि डेल्टा तो 0 है। अब E लेस देन V का मतलब क्या हुआ कि देखो, कि अगर ये टर्मिनल वोल्टेज है तो ये हमारा EMF है। ठीक है, E इज लेस देन V। डेल्टा 0 है तो दोनों सेम फेज में आ गए। और आइए कैसे लिख सकते हो, E एंगल डेल्टा माइनस V बाय JXS। तो E माइनस V बाय JXS हो जाएगा, क्योंकि एंगल डेल्टा 0 चल रहा है ना। E माइनस V तो नेगेटिव आएगा क्योंकि E छोटा है। अब इसको J से डिवाइड करना है, या ऊपर कह दो माइनस J से मल्टीप्लाई करना है। माइनस J का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये आएगा IA। तो क्या हो गया ये? 0 पावर फैक्टर लीडिंग, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है, या ZPF लीडिंग। ठीक है, ये बात मेरी समझ आई। मैंने बोला EMF सॉरी करंट होता है E एंगल डेल्टा माइनस V बाय Z या बाय JXS। रियल पावर 0 होने से डेल्टा 0 है, तो E माइनस V बाय JXS हो गया। E V से छोटा था तो E माइनस V नेगेटिव आया, और करंट 90 डिग्री लीड कर गया। माइनस J का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो देखा कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। केस 2, केस 2 क्या लिखोगे? नॉर्मली एक्साइटेड मशीन। ठीक है, नॉर्मली एक्साइटेड मशीन। नॉर्मली एक्साइटेड का मतलब यह होता है कि E cos डेल्टा V के बराबर आ जाए, या डेल्टा 0 होने की वजह से E इक्वल टू V, सिंस डेल्टा इक्वल टू 0। अब IA कितना हो जाएगा इससे? E माइनस V बाय JXS, यानी 0। तो IA 0 है, माने कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो एक पॉइंट लिखना, when a alternator is connected when a alternator is connected to an infinite bus but no current flows from
alternator to the bus, then alternator is said to be floating. ठीक है, फ्लोटिंग कंडीशन क्या होती है कि ये बस से तो कनेक्टेड है, बट ना ही ये कोई करंट डिलीवर कर रहा है, ना ही ये कोई करंट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसे कहते हैं फ्लोटिंग कंडीशन। तो ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना है, फ्लोटिंग। ये मशीन के अंदर काफी कॉमनली यूज किया जाता है पैरेलल ऑपरेशन के केस में। अब केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 हमारा होता है ओवर एक्साइटेड मशीन। ठीक है, ओवर एक्साइटेड मशीन का मतलब यह हुआ कि E cos डेल्टा इज ग्रेटर देन V। डेल्टा तो 0 है, तो E इज ग्रेटर देन V। अब आइए क्या लिखा है अभी हमने, देखो यहां पे -j E - V बाय एक्सेस, यही लिखा है। अब E की लेंथ V से बड़ी बनाना और डेल्टा 0 की वजह से दोनों सेम फेज में बनेंगे, तो E - V भी इन्हीं के फेज में आएगा क्योंकि E बड़ा है V से। अब उससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लो E - V से, ये हो गया IA। तो ये 90 डिग्री लैग कर रहा है वोल्टेज से, तो ZPF लैगिंग। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो नो लोड कंडीशन में डेल्टा को 0 मानोगे क्योंकि मशीन कोई भी रियल पावर सप्लाई नहीं करेगी। तो नो लोड कंडीशन में ना इतनी ज्यादा कोई चीजें समझने या याद रखने वाली नहीं है। इसमें बस ये समझ सकते हो कि अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड और नॉर्मली एक्साइटेड का कॉन्सेप्ट यहां पे स्टडी किया जा सकता है। बस नो लोड कंडीशन में इतना याद रख के जा सकते हो कि रियल पावर 0 होती है, जिस वजह से डेल्टा को 0 लिया जाता है। हमारा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है लोडेड कंडीशन के बारे में बात करने का, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑल्टरनेटर कुछ ना कुछ लोड सप्लाई जरूर करेगा। अगर ऑल्टरनेटर कुछ भी लोड सप्लाई कर रहा है देन इट विल बी कॉल्ड एज अ लोडेड कंडीशन। तो अगला लिख लेना, लोडेड कंडीशन। अब लोडेड कंडीशन में हम बात करेंगे कि एक्साइटेशन चेंज करने से क्या होता है और स्टीम इनपुट चेंज करने से क्या होता है। तो लोडेड कंडीशन में सबसे पहले लिख लेना इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन। एक्साइटेशन चेंज करने का मतलब क्या होता है कि फील्ड करंट को बदला जा रहा है और फील्ड करंट को बदलने से बदलता है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। तो इसमें लिखना if the field current is kept if the field current is varied, then magnitude of induced EMF also varies. Next point, but in this case the steam input should be kept constant. एक्साइटेशन तो बदल रहे हो लेकिन दूसरा पैरामीटर यानी स्टीम इनपुट को कांस्टेंट रखोगे। स्टीम इनपुट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, steam input is equal to constant, it implies power is constant। पावर होती है EF VT by XS sin डेल्टा, that is constant। अब VT और XS तो कांस्टेंट है इनफाइनाइट बस की वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइट बस बार। तो यहां से कंडीशन ये निकली EF sin डेल्टा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पावर का एक और फॉर्मूला होता है हमारा VT IA cos phi। पावर तो कांस्टेंट है, VT भी कांस्टेंट है इनफाइनाइट बस की वजह से, तो कंडीशन बनी IA cos phi इज एक्चुअली इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कुछ देखा देखा लग रहा है ये?
कुछ वीडियोस पहले यही एग्जाम्पल मैंने लिया था, यही कंडीशन मैंने डिराइव की थी जब मैं वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व की बात कर रहा था। अब देखो क्या करना है, वीटी को तो कांस्टेंट रखना ही है, इनफाइनाइट बस है। आइए इससे लैगिंग ले लो, IA1 एट एन एंगल φ1। अब मैं बोलता हूं कि भाई यहां पे IA cos फाई माने IA का वर्टिकल कंपोनेंट, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। ये लेंथ है IA cos फाई, दिस मस्ट बी कांस्टेंट। अब हम EMF कैसे निकालते हैं? EMF का तरीका होता है EF इक्वल टू VT प्लस JIA यानी IA में एक J वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो IA पे परपेंडिकुलर आएगी। IA1 एक्सेस, ठीक है। अब इससे अगर जोड़ दिया जाए ओरिजिन को तो ये बन जाता है EF1 और कितने एंगल पे? डेल्टा 1। अब EMF साइन डेल्टा ये भी कांस्टेंट रखना है, तो डेल्टा जब वर्टिकल से एंगल है तो साइन डेल्टा माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हमें फिक्स रखना है, EF साइन डेल्टा। यानी जो EMF का फेजर है वो इस वर्टिकल लाइन पे ही लाई करना चाहिए। तो अगला EMF मैं बना देता हूं, बस ये ध्यान रखना कि लोकस ऐसा रहे कि टिप इसी लाइन पे लाई करे। तो ये लेंथ हो गई IA2 एक्सेस। अगर IA2 एक्सेस हॉरिजॉन्टल है और हम ये जानते हैं IA एक्सेस IA पे परपेंडिकुलर है, तो हॉरिजॉन्टल किस पे परपेंडिकुलर है? वर्टिकल पे। तो ये आ गया IA2। ऐसे ही तीसरा EMF मैं बना लेता हूं, ठीक है। तीसरा EMF अब मैं बना लेता हूं यहां पर, तो ये जो लेंथ आएगी ये हो गई IA3 एक्सेस और ये है EF3। अब इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो IA3 यहां आ जाएगा, यानी लीडिंग में ये एंगल φ3, ठीक है। ऐसे ही कुछ हमने फेजर डायग्राम बनाया था ना जब वी कर्व की बात की थी। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि IF बढ़ाते हुए सबसे कम IF किसका? जिसका सबसे कम EMF। तो सबसे कम EMF की लेंथ है 3 वाली। फेजर डायग्राम अगर देखोगे 3 से बड़ी लेंथ है 2 की, 2 से बड़ी लेंथ है 1 की। यानी जब फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं तो आर्मेचर करंट पे देखो क्या फर्क पड़ रहा है, 3 के मुकाबले 2 छोटा है और 1 बड़ा है। तो IA फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। यही तो वी कर्व का शेप होता है भाई, कि वी कर्व में करंट पहले घटता है और बाद में करंट बढ़ता है। पावर फैक्टर की बात कर लो, पावर फैक्टर पहले लीडिंग था, फिर यूनिटी गया, फिर लैगिंग। तो लीडिंग से यूनिटी, यूनिटी से लैगिंग, यानी कि फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। और अगर पावर एंगल डेल्टा की बात करें, डेल्टा देखो EF3 का सबसे बड़ा है, फिर EF2, फिर EF1, यानी जो टिल्टिंग है EMF का एंगल VT के रेस्पेक्ट में देखो 3 वाला सबसे ज्यादा, 2 वाला कम, 1 वाला कम। तो डेल्टा 3 ग्रेटर देन डेल्टा 2 ग्रेटर देन डेल्टा 1, तो डेल्टा रिड्यूसेस। और ये तो ऐसे भी देख सकते हो ना, EMF साइन डेल्टा कांस्टेंट है,
ईएमएफ अगर बढ़ेगा तो डेल्टा कम होना चाहिए, तभी ईएफ साइन डेल्टा कांस्टेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग यहां पे डिस्कवर कर सकते हैं कि किस तरह से पावर फैक्टर वेरी हो रहा है, किस तरह से आर्मेचर करंट वेरी हो रहा है, किस तरह से पावर एंगल भी वेरी हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना। While analyzing the effect of change in excitation of an alternator parallel to infinite bus bar, we can make use of V curve and inverted V curve, क्योंकि ये सेम केस बन रहा है जो हमने V कर्व के अंदर स्टडी किया था। तो अगला केस क्या होता है, अगला चेंज क्या होता है, अगला लिखना इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट। अब इसमें लिखना इफ द स्टीम इनपुट एट प्राइम मूवर or turbine of the alternator is increased, we will assume that the field current or excitation remains constant। जब स्टीम इनपुट के चेंज की बात कर रहे हो तब एक्साइटेशन को क्या मान के चलोगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब की बार ईएफ कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या याद रखोगे कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा को सिंक्रोनस में कभी भी कांस्टेंट नहीं मान सकते, डेल्टा हमेशा वेरिएबल रहता है। अब देखो पावर होती है ईएफ वीटी बाय एक्सेस साइन डेल्टा। अब इसमें ईएफ कांस्टेंट है, वीटी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों भी कांस्टेंट हैं। क्यों, ड्यू टू इनफाइनाइट बस बार। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। तो अगर स्टीम इनपुट बढ़ाते हो या पावर बढ़ाते हो, डेल्टा बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखना, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा, सो एज द स्टीम इनपुट ऑफ ऑल्टरनेटर इज इंक्रीज्ड, डेल्टा कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। अब देखो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। अगेन वीटी फिक्स है इनफाइनाइट बस की वजह से, तो पहले वीटी बना लो, फिर आईए इससे लैगिंग होगा, IA1 एट एन एंगल phi 1। अब ईएमएफ बनाने का तरीका क्या होता है, ईएफ होता है वीटी प्लस जे आईए एक्सेस, यानी आईए के साथ जे मल्टीप्लाई करना है। जे मल्टीप्लाई करने का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करना है। तो ये लेंथ हुई IA1 एक्सेस। ठीक है, तो ये आ गया EF1। अब हम क्या जानते हैं, हमें इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखना है। मैग्नीट्यूड ईएमएफ का क्या होता है, लेंथ ऑफ द फेजर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, यानी इस फेजर की लेंथ सेम रखनी है भले ही इसका एंगल बदलता रहे। तो इसमें लिखना सिंस मॉड EF is constant, the length of EMF phasor should be kept same even though the angle delta may change। डेल्टा बदलते रहो बट EMF की लेंथ को सेम रखो। अब अगला पॉइंट लिखो, टेक अ कंपास एंड मेक रेडियस इक्वल टू length of EF and draw an arc with center at origin। इसका मतलब एक कंपास लो और इतना रेडियस उसके अंदर भर लो, फिर कंपास का सेंटर यहां रखते हुए एक आर्क बना लो। आर्क कितने रेडियस की, EF रेडियस की, यह आर्क बन गई। अब EMF का फेजर इसी आर्क पे लाई करना चाहिए, ये हो गया EMF का लोकस। क्यों, क्योंकि उसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम रहना चाहिए।
ठीक है, जैसे देखो ये हमने लिया EF2, ये आ गया IA2 एक्सेस। ठीक है, ऐसे ही तीसरा ले लो EF3 IA3 एक्सेस। अब देखो EF1 से EF2 और EF3 जाते हुए डेल्टा लगातार बढ़ रहा है। हम क्या जानते हैं, डेल्टा 3 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1। पावर साइन डेल्टा के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। पावर बढ़ रही है। पावर बढ़ते बढ़ते ये बताओ आर्मेचर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आर्मेचर करंट पे अगर ध्यान दोगे, ये IA इंटू एक्सेस की लेंथ देखो जरा, IA इंटू एक्सेस की लेंथ बढ़ रही है। ये कह सकते हो IA3 एक्सेस इज ग्रेटर देन IA2 एक्सेस इज ग्रेटर देन IA1 एक्सेस। एक्सेस तो सब में कॉमन है, तो ऐसा भी कह सकते हो कि आर्मेचर करंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो आर्मेचर करंट लगातार बढ़ रहा है। अब बात करें पावर फैक्टर की, तो देखो IA जो है IA एक्सेस के परपेंडिकुलर होता है, तो IA2 यहां आना चाहिए क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है IA2 एक्सेस, और IA3 कहीं यहां आना चाहिए। तो पावर फैक्टर अगर देखोगे पहले लैगिंग था, फिर यूनिटी पे गया और फिर लीडिंग पे गया। तो पावर फैक्टर पहले लैग आया, फिर यूनिटी पे गया और फिर लीडिंग पे गया। लैग से यूनिटी पे जाते हुए पहले इंक्रीज हुआ, यूनिटी से लीड जाते हुए ये डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखो, एज द स्टीम इनपुट टू एन ऑल्टरनेटर इज इंक्रीज्ड, power angle continuously increases and armature current also continuously increases, but the power factor goes from lagging to leading via unity, so power factor first increases then decreases। ठीक है, पावर फैक्टर का कुछ ऐसा सिस्टम रहने वाला है। बात क्लियर है? तो ये क्लियर हुआ ना कि इसमें स्टीम इनपुट का चेंज और एक्साइटेशन के चेंज को कैसे विजुअलाइज करना है। स्टीम इनपुट के चेंज में मॉड ऑफ EF कांस्टेंट रखोगे, एक्साइटेशन के चेंज में पावर को कांस्टेंट रखोगे। एक्साइटेशन के चेंज में डायरेक्टली V कर्व का यूज हो जाता है, और स्टीम इनपुट के चेंज में उसमें भी V कर्व का यूज तो कर सकते हो। कैसे कि V कर्व में मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि पावर बढ़ने से V कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं और इन्वर्टेड V कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो सेम ही तो चीज यहां करनी है कि यहां फील्ड करंट फिक्स रखना है। देखो समझाता हूं किस तरह से, कि अगर V कर्व भी देखोगे, V कर्व हमने कैसे बनाए थे, IA वर्सेस IF का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा आया था। ठीक है ना, और मैंने ये कंपाउंडिंग कर्व भी दिखाया था यहां। ये अलग अलग पावर्स के लिए थे। अब अगर इन्वर्टेड V कर्व की बात करें, तो इन्वर्टेड V कर्व में मैंने बताया था कि पावर बढ़ाने से जो कर्व होता है वो राइट शिफ्ट हो जाता है। ऐसा ही देखा था ना, P1 P2 P3। अब मैं बोल रहा हूं देखो, अगर एक्साइटेशन चेंज करनी है तो पावर को कांस्टेंट रखो, यानी सिर्फ एक ही कर्व पे ध्यान दो। तो इसमें लिखना
if we want to analyze parallel operation of alternator with infinite bus bar while changing excitation, then we only need to consider one V curve corresponding to the fixed value of steam input. यानी सब में से एक ही V कर्व और एक ही इन्वर्टेड V कर्व उठाओ जितनी तुम्हारी पावर है। एक्साइटेशन बदलते वक्त पावर तो कांस्टेंट रखोगे ना। अगर पावर को P2 रखा है तो यहां से भी सेकंड कर्व उठा लो और यहां से भी सेकंड। P3 रखा है तो दोनों में से थर्ड कर्व देख लो। अगला पॉइंट, इफ steam input is varied, then keep IF constant and by increasing steam input, move from one curve to the other. देखो मतलब ये हुआ कि IF को कांस्टेंट रखो और एक कर्व से दूसरे कर्व जाते रहो। IA लगातार बढ़ता दिख रहा है, ऐसे ही IF को कांस्टेंट रखो, पावर बढ़ाओ। ये वाला पार्ट क्या था? लीडिंग। ये वाला पार्ट क्या है? लैगिंग। ठीक है, तो पावर फैक्टर किस तरफ जा रहा है? लीडिंग से लैगिंग। पावर को अगर बढ़ाते जाओगे। बात मेरी क्लियर हुई? तो IF को फिक्स रख के एक कर्व से दूसरे कर्व पे जाते हुए देख लो, IA और पावर फैक्टर दोनों का ट्रेंड दिख जाएगा। इसीलिए जब ऑल्टरनेटर इनफाइनाइट बस बार के साथ दे तब तुम V कर्व और इन्वर्टेड V कर्व का यूज कर सकते हो। ठीक है, बात मेरी क्लियर हुई? अब देखो पैरेलल ऑपरेशन में इसके अलावा हमें क्या पढ़ना होता है जो कि इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे कहते हैं ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक। बट ड्रूप को अच्छे से समझने के लिए पहले मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड एज स्विंग इक्वेशन। अब देखो ये जो स्विंग इक्वेशन है ना, ये एक्चुअल में पावर सिस्टम का पार्ट है। बट जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सिंक्रोनस का कुछ हिस्सा तुम मशीन में पढ़ते हो और कुछ हिस्सा पावर सिस्टम में। तो ऐसा मत सोचो कि सिंक्रोनस पूरा ही तुम मशीन में कवर कर ले रहे हो। सिंक्रोनस का जितना भी मैकेनिकल एस्पेक्ट है, जितना भी शाफ्ट की बातें हैं, जितना स्पीड की बातें हैं, ये सारी बातें सिंक्रोनस में नहीं कवर करते। इसको हम पावर सिस्टम में पढ़ते हैं। तो जो स्टेबिलिटी वाला टॉपिक है ना, ये समझ लो सिंक्रोनस का बचा हुआ हिस्सा है। बट कुछ चीजें अभी भी समझने के लिए हमें उस पार्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को उठाना पड़ेगा। स्पेसिफिकली एक कॉन्सेप्ट को मैं उठाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज स्विंग इक्वेशन। अब देखो मैंने क्या बताया था कि मोटर के केस में एक डायनामिक इक्वेशन होती है, बताई थी ना ये डायनामिक इक्वेशन जब डीसी मशीन भी पढ़ाया था। तो मोटर के केस में मैंने क्या लिखवाई थी? जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क माइनस लोड टॉर्क। प्लगिंग में इसका यूज भी हुआ था। जनरेटर में जस्ट उल्टा हो जाता है, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्राइम मूवर टॉर्क माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इसी इक्वेशन को अगर इलेक्ट्रिकल डोमेन में ले आए, ये तो मैकेनिकल है ना, कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल डोमेन, क्योंकि हमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंगल का रिलेशन पता है। इलेक्ट्रिकल डोमेन में ले आए तो यही इक्वेशन बन जाती है एम डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर इज मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर। कैसे आती है ये चीज स्टेबिलिटी के अंदर कवर करेंगे। इसी को बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। ठीक है, यहां पीएम होता है मैकेनिकल इनपुट, पीई होता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट। तो ये स्विंग इक्वेशन बन जाती है अपनी। अब इस स्विंग इक्वेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? तो इसमें देखो हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म होती है ना, इसको डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर को कह देते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना पावर इनपुट में दे रहे हो और कितना पावर आउटपुट में ले रहे हो। ऐसे सोचो
अगर तुम इनपुट में पावर ज्यादा दोगे और बाहर कम लोगे तो बची हुई पावर कहां जाएगी? बची हुई पावर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और जनरेटर की स्पीड बढ़ने लगती है। ठीक है, सेम वे में इनपुट कम दे रहे हो, आउटपुट ज्यादा ले रहे हो, तो एक्स्ट्रा आउटपुट कहां से आता है? काइनेटिक एनर्जी से आता है। तो काइनेटिक एनर्जी घटने लगती है तो स्पीड भी गिरने लगती है। तो इसमें लिखना, ऐसे लिखो, केस 1 पीएम इक्वल टू पी, यानी इनपुट बराबर आउटपुट, डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर इज 0। तो नाइदर accelerates nor decelerates। ठीक है, मशीन ना तो एक्सेलरेट करेगी ना ही डेसेलरेट करेगी, और इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। यानी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में यही कंडीशन होती है, इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। मैं मशीन को लॉसलेस मान के ये बात कह रहा हूं। ठीक है, अगर लॉसलेस है। केस 2 पीएम ग्रेटर देन पीई, यानी इनपुट ग्रेटर देन आउटपुट। ठीक है, तो इस केस में डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर पॉजिटिव आता है, तो जनरेटर एक्सेलरेट्स। इसमें एक पॉइंट और लिखना, इफ इनपुट पावर इज ग्रेटर देन द पावर आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर, then extra power input is stored as kinetic energy in the generator, due to which kinetic energy of generator increases and the rotor speed also increases। ठीक है, यही हमने लिखा है एक्सेलरेट। अगला केस 3 पीएम लेस देन पीई, यानी इनपुट लेस देन आउटपुट। इस केस में डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर नेगेटिव आएगा और जनरेटर की स्पीड कम होने लगेगी। तो इसमें लिखना, इफ इनपुट इज लेस देन आउटपुट then the output derives extra energy from stored kinetic energy of the alternator, due to which the stored kinetic energy reduces and speed of alternator also reduces। ठीक है, इसीलिए जनरेटर डेसेलरेट्स। तो ये इक्वेशन काफी हेल्पफुल होती है ये जानने में कि जब इनपुट और आउटपुट में इम्बैलेंस आता है तो जनरेटर पे क्या इफेक्ट आता है। अब इस पे ना छोटे छोटे क्वेश्चन लिखना। ठीक है, इसमें लिखो, व्हाट हैपेंस इफ प्राइम मूवर इज कपल्ड टू द ऑल्टरनेटर एंड एक्साइटेशन इज स्विच्ड ऑन। यानी सिंपली प्राइम मूवर कपल्ड है, एक्साइटेशन ऑन है, ऐसे समझो। प्राइम मूवर और इधर एक्साइटेशन। मैं बोल रहा हूं ईएमएफ नॉन जीरो है और एक कंडीशन बन सकती है ईएमएफ जीरो। प्राइम मूवर कपल्ड है या प्राइम मूवर डी कपल्ड है। ऐसे में 4 कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। ठीक है, अब पहला मैंने पूछा है कि प्राइम मूवर कपल्ड है और एक्साइटेशन नॉन जीरो है, तो ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन हुई। यहां जनरेटर या ऑल्टरनेटर नॉर्मली वर्क करता है, ये तो नॉर्मल ऑपरेशन है। प्राइम मूवर चाहिए रोटर को घुमाने के लिए और एक्साइटेशन चाहिए फ्लक्स बनाने के लिए। अब अगला देखो सेकंड वाला। अब मैं कहता हूं एक्साइटेशन जीरो है लेकिन प्राइम मूवर अभी भी लगा है, तो अगला पॉइंट ये लिखना,
इफ एक्साइटेशन इज रिमूव्ड बट प्राइम मूवर इज स्टिल कपल्ड टू ऑल्टरनेटर, अब क्या होगा? एक्साइटेशन पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिकल पावर EF VT बाय एक्सेस साइन डेल्टा। तो इसमें लिखना, इफ एक्साइटेशन इज रिमूव्ड द इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ द ऑल्टरनेटर रिड्यूसेस, मैं जीरो नहीं बोल रहा क्योंकि सेलिएंट पोल में जीरो नहीं होता, मैं तो जनरल जनरेटर की बात कर रहा हूं। बात बिल्कुल सही है, सिलेंड्रिकल में जीरो हो जाएगा बट सेलिएंट पोल में जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल आउटपुट रिड्यूसेस, अगर पीई घट गया तो ये सेकंड वाला केस होगा, रोटर विल एक्सेलरेट। तो इसमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट रिड्यूसेस एंड रोटर एक्सेलरेट्स। अगर रोटर एक्सेलरेट कर गया तो पहले तो ns से घूम रहा था, अब ns से ज्यादा पे घूमेगा, ns से ज्यादा पे घूमेगा तो इट बिकम्स इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, अगर ns से ज्यादा पे कोई मशीन घूमती है तो इंडक्शन वाले टॉपिक में देखोगे इट इज कॉल्ड एज इंडक्शन जनरेटर। अब अगले पे आ जाओ, इफ प्राइम मूवर इज डीकपल्ड बट एक्साइटेशन इज प्रेजेंट, प्राइम मूवर हटा दिया लेकिन एक्साइटेशन अभी भी प्रेजेंट है, तब ये काम करता है सिंक्रोनस मोटर का। ठीक है, लेकिन कब? विद इन्फिनिट बस बार, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर को ना पावर लेनी पड़ेगी, मोटर घूमने के लिए पावर इलेक्ट्रिकल सप्लाई से लेती है। अगर जनरेटर बस बार से कनेक्टेड है तो पहले वो उसको पावर दे रहा होगा, अब जैसे ही ये मोटर बन गया तो ये उससे पावर लेने लगेगा। लेकिन सोचो अगर जनरेटर के टर्मिनल पे बस ना होके एक रेजिस्टेंस होता तो क्या होता? रेजिस्टेंस तो पावर नहीं दे सकता ना, तब हमारी मोटर धीरे धीरे रुक जाती। ठीक है, तब ये मोटर बनके घूमता नहीं रह सकता था, थोड़े टाइम में स्टॉप हो जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकल पावर मिलने का कोई सोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो यहां सिंक्रोनस मोटर लिखते हुए ये मैं मान रहा हूं दैट इट इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार। तो ये पॉइंट लिख भी लेना, इफ द जनरेटर टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ लोड then after prime mover is decoupled the load cannot supply electrical power for alternator to operate as a motor and hence the motor will gradually stop। ठीक है, बस बार से जुड़ी है तब ये घूम सकती है। लास्ट, प्राइम मूवर भी हटा दिया, एक्साइटेशन भी हटा दिया, तब देखो यहां पे दो केस बनते हैं कि अगर मशीन सेलिएंट पोल होती है, अगर मशीन सेलिएंट पोल होती है तो ये बन जाती है रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, रिलक्टेंस मोटर माने नॉन यूनिफॉर्म रिलक्टेंस की वजह से ही ये घूमेगी, सिर्फ इसके अंदर कोई EF VT वाली या EF VT बाय एक्सेस वाली कोई पावर नहीं आएगी। और अगर ये सिलेंड्रिकल होती है तो ये बन जाती है इंडक्शन मोटर, क्योंकि इंडक्शन मोटर में यही होता है कि कोई एक्साइटेशन या कोई प्राइम मूवर नहीं होता, तब ये इंडक्शन मोटर बनती है। ठीक है, रिलक्टेंस मोटर बहुत रेयर किसी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग बाद में भी कवर कर सकते हैं स्पेशल मशीन्स के अंडर, बट अभी रिलक्टेंस मोटर तक जाने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखो, रिलक्टेंस मोटर एक ऐसी मशीन है जो किस बेसिस पे काम करती है कि नॉन यूनिफॉर्म रिलक्टेंस होने की वजह से रोटर घूमता है। देखो जब मैंने टॉर्क पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में कौन कौन से टॉर्क आते हैं, तब मैंने एक रिलक्टेंस टॉर्क भी बताया था। मैंने कहा था टॉर्क प्रोड्यूस होता है क्योंकि फ्लक्स कोशिश करता है मिनिमम रिलक्टेंस का रास्ता पकड़ने की, तो इस वजह से वो टॉर्क बनाता है। तो जो रिलक्टेंस टॉर्क पे काम करे वो मशीन होती है रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, और सिलेंड्रिकल बन जाता है इंडक्शन मोटर। तो इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी तुमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर कि अगर ऑल्टरनेटर में ये चेंजेस किए जाएं तो वो किस मशीन की तरह बिहेव करता है। तो ये सिंग इक्वेशन का डायरेक्ट एप्लीकेशन है व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेटर। ठीक है,
मोटर में भी है एप्लीकेशन, बट वो आगे दिखाऊंगा, अभी नहीं। अब अगला हेडिंग डाल लेना, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब देखो, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं, थोड़ा सा बस समझने वाली बात है। अगर कंसेप्चुअली इस चीज को समझ सकते हो तो ये टॉपिक बहुत इजी पड़ जाता है, ठीक है। बात करें इस पे, तो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। देखो, अभी हमने स्विंग इक्वेशन पढ़ा ऑल्टरनेटर के लिए, क्या होता है, एम डी स्क्वायर डेल्टा बाय डी टी स्क्वायर इज पी एम माइनस पी। तो मैं कहता हूं भाई, स्टेडी स्टेट में जबकि नॉर्मली ऑल्टरनेटर काम कर रहा है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड कांस्टेंट का मतलब है पीएम और पीई बराबर होने चाहिए। बट इफ लोड इज इंक्रीज्ड, अगर लोड इंक्रीज कर दिया गया जनरेटर पे, तो पीई विल बिकम ग्रेटर देन पीएम। मान लो प्राइम मूवर पे उतनी ही स्टीम या उतना ही वाटर आ रहा है जितना पहले आ रहा था, बट अब तुम इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा खींच रहे हो। इलेक्ट्रिकल पावर अगर ज्यादा खींचने लगे तो ये डी स्क्वायर डेल्टा ये नेगेटिव बन जाएगा, तो स्पीड रिड्यूस होने लगेगी। अब स्पीड अगर रिड्यूस होगी तो ऑल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी ऐसे होती है पी एन बाय 120, तो फ्रीक्वेंसी घटने लगेगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी घटने लगी तो ये मशीन बाकी के पावर सिस्टम के साथ सिंक्रोनिज्म लूज कर जाएगी, यानी कैसे भी करके फ्रीक्वेंसी को वापस ओरिजिनल वैल्यू पे लाना है। और वो कब आ सकती है, जब पीएम और पीई बराबर हो, तभी तो स्पीड कांस्टेंट हो पाएगी। तो पीई अगर बढ़ गया है तो पीएम को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा समझो, मैंने बोला पीई बढ़ने से डेसेलरेशन आया, स्पीड कम हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हुआ। तो अगर फ्रीक्वेंसी गिरता चला गया, पावर सिस्टम 50 हर्ट्ज पे चल रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी 49, 48, 47 जाता गया, तो इट विल लूज सिंक्रोनिज्म। सिंक्रोनिज्म मेंटेन करने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी बाकी के पावर सिस्टम के बराबर आनी चाहिए। उसके लिए पीएम को भी बढ़ाना पड़ेगा पीई के साथ। पीएम यानी मैकेनिकल या शाफ्ट इनपुट, ये कैसे बढ़ता है, ये तब बढ़ता है जब वॉल्व खोल दिया जाता है। अगर सिंक्रोनस जनरेटर का वॉल्व खोलोगे तो उस वॉल्व की मदद से ज्यादा स्टीम या ज्यादा वाटर टरबाइन तक पहुंचेगा। ज्यादा स्टीम पहुंचेगी तो वो ज्यादा पावर सप्लाई करेगी टू द जनरेटर, ज्यादा धक्का लगाएगी, टरबाइन को ज्यादा फोर्स या टॉर्क देगी तो पावर बढ़ेगी। भाई टॉर्क इनटू स्पीड ही तो पावर होती है, तो ज्यादा फोर्स लगाओगे अगर टरबाइन पे तो इट विल रोटेट फास्टर, ठीक है। तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए ज्यादा स्टीम चाहिए होगी। तो ये काम होता है स्पीड गवर्नर का। स्पीड गवर्नर एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जनरेटर के अंदर, जिसको अगर ये समझ आ जाए कि फ्रीक्वेंसी गिर रही है तो वो जनरेटर का वॉल्व खोल के ज्यादा स्टीम को इनपुट कराता है। तो इसमें लिखना, इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली रिड्यूसेस, ड्यू टू विच there is a risk of losing synchronism with rest of the power system, and in order to maintain synchronism the shaft input should also be increased, which can be done by letting more steam or water into the turbine by opening the valve of the generator. Next point, this task is performed by speed governor, which is connected inside the alternator and observes the change in frequency
so that if frequency reduces it opens the valve and if frequency increases it closes the valve. लेकिन देखो ये हुआ तो एक कंट्रोल सिस्टम ही ना, ये फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करके वॉल्व को कंट्रोल कर रहा है, तो इसमें लिख लेना इट इज अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो होता क्या है, ये स्पीड को वापस ओरिजिनल वैल्यू पे लाने की कोशिश तो करेगा लेकिन एग्जैक्टली उतनी वैल्यू पे नहीं ला पाएगा, बस ये इतना जरूर कर सकता है कि स्पीड लगातार नहीं गिरेगी, स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट। ठीक है, तो इट विल नॉट लेट द स्पीड डिक्रीज कंटिन्यूअसली। तो इसमें लिखना द स्पीड गवर्नर कैनॉट ब्रिंग द स्पीड ऑफ जनरेटर टू अ कांस्टेंट वैल्यू but it can ensure that the speed and frequency do not continuously fall but they become steady at a new value। तो क्या होता है, जैसे हमने डीसी जनरेटर में वोल्टेज वर्सेस पावर का ग्राफ बनाया था, सिंक्रोनस में ग्राफ बनता है फ्रीक्वेंसी वर्सेस पावर। बिना किसी लोड के सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलती है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है, विच इज कॉल्ड एज नो लोड फ्रीक्वेंसी। और लोड बढ़ाते जाने से, पावर बढ़ाते जाने से फ्रीक्वेंसी गिरती चलती है। तो ये फुल लोड पावर हो गई और ये फुल लोड फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आता है जहां पे कि फ्रीक्वेंसी पावर के साथ गिरती है, तो इसे हम बोलते हैं ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें लिखना द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद पावर इज कॉल्ड एज ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ड्रूप कैसे डिफाइंड होता है, स्पीड एट नो लोड माइनस स्पीड एट फुल लोड ओवर रेटेड स्पीड। रेटेड स्पीड अगेन कोई भी हो सकती है, नो लोड वाली भी और फुल लोड वाली भी, ये स्पीड रेगुलेशन की तरह ही है। अब हम जानते हैं स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनस में 120 f by p। तो ड्रूप ऐसे हो जाता है f नो लोड माइनस f फुल लोड बाय f रेटेड। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है देखो कि नीचे क्या लेना है। एक पॉइंट लिखना, द वैल्यू इन द डिनोमिनेटर is usually taken as no load frequency but it depends on how the droop is defined. Example, if droop is 5% from no load to full load, that means reference is taken as no load, but if it is mentioned as 5% from full load to no load, then reference is taken as full load। अगर कहें नो लोड से फुल लोड जाने में 5% है, तो यानी नीचे क्या लोगे, नो लोड। और कहें नो लोड फुल लोड से नो लोड जाने में 5% है, तो नीचे क्या लोगे, फुल लोड। अगर ऐसा कुछ ना कहे तो नीचे क्या लिया जाता है, नो लोड। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल कर लेना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। अब तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें ज्यादा पावर या ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिले या ज्यादा स्पीड मिले, तो तुम क्या करोगे, वॉल्व को ज्यादा खोल दोगे तो कैरेक्टरिस्टिक ऊपर शिफ्ट हो जाती है। इसको हम बोल देते हैं स्पीड गवर्नर एडजस्टेड फॉर मोर पावर। बात समझे, अगर वॉल्व पहले से ही ज्यादा खोल के रखोगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी या सेम फ्रीक्वेंसी पे पावर ज्यादा मिलेगी। ठीक है ना, तो ये तुम्हारी इच्छा है, पहले से अगर वॉल्व ज्यादा खोल दोगे, स्पीड गवर्नर बनाओगे ही ऐसा जिसका वॉल्व ज्यादा खुला है, तो कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें लिख लेना, इफ द वॉल्व इज ओपन इज मोर ओपन as compared to initial value, then the droop characteristics are shifted vertically upwards। ठीक है,
ये जो नीचे वाला कर्व है, दिस इज इनिशियल गवर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तुमने ज्यादा स्पीड या ज्यादा पावर के लिए वॉल्व को ज्यादा खोल दिया है। अब देखो ये तो क्लियर हुआ कि ड्रूप होता क्या है। अगर स्पीड गवर्नर नहीं लगाओगे तो जैसे ही लोड बढ़ेगा वॉल्व तो खुलने से रहा अपने आप, तो वॉल्व खुलेगा नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ जाएगी और स्पीड लगातार गिरती चली जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं स्पीड रुक जाए किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, उसके लिए पीएम और पीई को बराबर होना चाहिए। तो पीई बढ़ने पे पीएम भी बढ़ना चाहिए, और ये कौन करेगा? स्पीड गवर्नर। ठीक है, ये स्पीड गवर्नर का काम होता है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि ड्रूप के बेसिस पे ये निकालना होता है कि जब दो जनरेटर पैरेलल लगेंगे तो हाउ विल दे शेयर द लोड। तो इसमें लिखना लोड शेयरिंग बेस्ड ऑन ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें लिखना when multiple alternators are operated in parallel, they operate in such a manner that their frequencies are same, because power can only be transferred at same frequency। फ्रीक्वेंसी सेम होना जरूरी है। तो देखो हम क्या करते हैं, एक ही ग्राफ पे दो अल्टरनेटर का अगर ड्रूप बनाना है तो एक ग्राफ लेफ्ट में बना लो और एक ग्राफ राइट में बना लो, सबसे बढ़िया काम है। तो यहां आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, यहां पावर Pg1 और यहां पावर Pg2, जनरेटर 1 का आउटपुट और जनरेटर 2 का आउटपुट। अब देखो पहले के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, सपोज ऐसे बना, ये F नो लोड 1 और ये F फुल लोड 1 और ये P फुल लोड 1, मैक्सिमम पावर जनरेटर 1 की। सेम वे में दूसरे जनरेटर के लिए ग्राफ मैंने बना लिया, ये F फुल लोड 2, F नो लोड 2, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, मैंने एक जनरल ले लिया है कि बराबर नहीं है। ठीक है, अब मैं कहता हूं काम ऐसा हो कि दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो। तो ये मान लो ये है फ्रीक्वेंसी F, इस पे इसका पावर आ रहा है P2 और इसका पावर आ रहा है P1, ऐसे लोड शेयरिंग आ रही है। अब देखो मैं यहां एक ट्राइंगल डिफाइन कर रहा हूं, दो O A B C D। ठीक है, फर्स्ट जनरेटर के लिए दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल OCD। मैंने क्या बोला था, अगर दो ट्राइंगल का एंगल सेम हो जाए तो सिमिलर होते हैं, तो हम ये कहते हैं ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD आर सिमिलर। अगर ऐसा हुआ तो OA बाय OC इज AB बाय CD। OA कितना है? F नो लोड 1 माइनस F। OC है F नो लोड 1 माइनस F फुल लोड 1। AB है P1 और CD है PFL1। तो देखो यहां से P1 आ गया F नो लोड 1 माइनस F बाय F नो लोड 1 माइनस F फुल लोड 1 इंटू P फुल लोड 1। सेम वे में दूसरे के लिए भी दो सिमिलर ट्राइंगल बनाते हैं, तो डायरेक्ट लिख लो, 1 की जगह 2 कर लो भाई। ये बनेगी ना इक्वेशन। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल हैं, ये दो इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, P1 P2 और F। हमें तीनों में से कोई भी वेरिएबल नहीं मालूम है। अब लेकिन जब लोड शेयरिंग की बात हो रही है तो मैं ये जानता जरूर होऊंगा कि कितना टोटल लोड सप्लाई करना है, यानी दोनों जनरेटर मिल करके कितनी पावर दे रहे होंगे, इक्वल टू P लोड।
तो 3 इक्वेशन हो गई, 3 ही हमारे पास वेरिएबल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है, 2 चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो फ्रीक्वेंसी या तो पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग की बात करें तो P1 P2 बताना है, फ्रीक्वेंसी में F बताना है। तो क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड से P1 P2 इसमें डाल दो, तो एक ही वेरिएबल बचेगा ना F, F निकल जाएगा, F आने से P1 और P2 भी आ सकते हैं। तो चाहे तो एग्जाम के लिए ये इक्वेशन भी याद कर सकते हो, तो इसमें लिख लेना, सब्स्टिट्यूट P1 एंड P2 इन इक्वेशन 3 टू फाइंड F, and by the use of F we can determine the values of P1 and P2। ठीक है, तो इतना हमें करना होता है ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम करके सॉल्व कर लेते हैं। या तो अगर तुम्हें एग्जाम में ऐसे जाना है कि ग्राफ पूरा ड्रॉ करके निकालोगे तो भी कर सकते हो। ठीक है, इस पे बेस जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब ज्यादा आइडिया लगेगा कि ड्रूप को कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि ये वाला टॉपिक ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड है। तो जो चीजें अभी मैंने तुम्हें बताई नहीं है, पॉइंट्स जो कि लैंग्वेज में बताए हैं कि किस तरह से उनको मैनेज करना है, ये चीज क्वेश्चन देख के ही आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ड्रूप को मेंशन कैसे किया जाता है। बट कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नॉलेज सफिशिएंट है। तो देखो, पैरेलल ऑपरेशन के लिए हमें इतनी ही नॉलेज होने की जरूरत है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया पैरेलल ऑपरेशन में, पहले मैंने सिंक्रोनाइजेशन बता दिया, डार्क लैंप मेथड और सिंक्रोनोस्कोप मेथड। फिर मैंने 2 ऑल्टरनेटर्स इन पैरेलल की बात कर ली, जहां बोला एक्साइटेशन चेंज होने से फ्लो करती है रिएक्टिव पावर और स्टीम इनपुट चेंज होने से फ्लो करती है रियल पावर। फिर ऑल्टरनेटर विद बस बार देखा, जिसमें मैंने बोला वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व का यूज कर सकते हो। पावर कांस्टेंट है तो एक ही कर्व लेके चलो, और अगर एक्साइटेशन कांस्टेंट है तो मल्टीपल कर्व्स में आईएफ कांस्टेंट करके वर्टिकली मूव कर जाओ। इसके अलावा हमने देखा ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें मैंने बताया ड्रूप क्यों आता है, क्योंकि लोड बढ़ने से जनरेटर डेसेलरेट होता है, स्पीड गिरती है तो फ्रीक्वेंसी गिरती है। स्पीड गवर्नर का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझाया, और फिर मैंने ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके लोड शेयरिंग निकालना एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजिंग करंट का मतलब पता होना चाहिए, सिंक्रोनाइजिंग पावर का भी मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल ऑपरेशन के अंदर इतना ही होता है। तो अगले वीडियो से हम लोग कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे पैरेलल ऑपरेशन में। कंसेप्चुअली इतनी नॉलेज सफिशिएंट है। थैंक यू।